हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आई होप बच्चे आप सभी जो है अपने घर पर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आपके उस कोशिश में हम और एक नई कोशिश को ऐड करके आपको एक नया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड जो कि हमारा जीव विज्ञान जिसके बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी और हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, उसके रिगार्डिंग आज हम चैप्टर में बात करने वाले हैं। जी बच्चों, तो हमारा जीव विज्ञान का सबसे पहला नंबर चैप्टर होने वाला है जैव प्रक्रम और पोषण, यानी कि जीव में प्रक्रम जो प्रक्रिया और उसके अंतर्गत पोषण। जी बच्चों, तो इसके अंतर्गत आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सेशन 2024 से लेकर 2025 के अंतर्गत जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। जी बच्चों, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करें हम अपने बुक की। तो ये जो आपको क्वेश्चन सब है, ये सभी क्वेश्चन जो है भारतीय भवन बुक और एनसीईआरटी बुक, इस दोनों पैटर्न पर जो है इस क्वेश्चन को बनाया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने तैयार किया है और हमारे टाइपिस्ट ने टाइप किया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत की चीज़ों को हम इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। जी बच्चों, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का अनुरक्षण होता है, अणुओं का रक्षण होता है, उसे ही जो है हम जैव प्रक्रम कहते हैं या फिर कहलाते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम वह क्रिया है जिसके द्वारा जीवों के जो अणु होते हैं, उस अणु का जो रक्षा करता है, उसे हम जो है जैविक प्रक्रिया यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को भी शेयर करिए अपने दोस्तों में और उन्हें भी बताइए कि देखो बच्चों, देखो मेरे भाइयों, एक सर जो है बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता और विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो बहुकोशिकीय जिसमें कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उन जीवों में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो विसरण के द्वारा यानी विसरित होके जो है के द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो चलिए आंसर में जानते हैं। आंसर क्या है कि बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उन जीवों का शरीर और उन शरीरों के जो अंग होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं। जटिल यानी कि काफ़ी ज़्यादा है जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तथा सारी जो कोशिकाएं हैं वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी कि जो सारी कोशिकाएं हैं वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसी कारण जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। यानी कि जब हमारी कोशिकाओं को जो है पर्यावरण के रूप में सीधे ही जब हमें मिल जाती है, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति जब हो जाती है, तो हमें जो है विसरण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि विसरण के द्वारा जो है हमारी जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, जो कमियां हैं, उसे हम पूरा नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसके जो शरीर के जो अंग होते हैं, वो शरीर के अंग जो काफ़ी जटिल होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में एक मानव भी जो है एक बहुत ही मुख्य उदाहरण के रूप में आता है, क्योंकि उनके अंतर्गत जो है काफ़ी सारी कोशिकाएं होती है और काफ़ी सारे उत्तक, काफ़ी सारे जीव तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 3 प्रकार की परपोषी विधियों के नाम लिखे। यानी 3 प्रकार की परपोषी विधि कौन कौन सी हो सकती है, उसके नाम लिखे, उन्हें बताएं हमें। तो चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है कुछ इस प्रकार से कि 3 प्रकार के परपोषण की विधियों के नाम जो है वो निम्नलिखित है। यानी 3 प्रकार के जो परपोषण यानी जो परपोषी जो जीव होते हैं, जो दूसरे के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रखकर उसे परपोषी बोलते हैं। तो परपोषी विधि के जो जीव हैं 3 प्रकार के, उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है हमारा मृतजीवी पोषण, यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं उससे पोषण प्राप्त करना, मृतजीवी पोषण, वो भी इसके अंतर्गत आता है। यानी
मृतजीवी पोषण हमारा पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा हमारा है परजीवी पोषण, यानी कि परजीवी रूप से। तीसरा है हमारा प्राणी समभोजी पोषण, यानी कि प्राणियों के द्वारा, यानी कि मांस मदिरा के द्वारा, मांस जो होते हैं उस मांस से अपना भोजन प्राप्त करना जो है प्राणी समपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा कुल मिलाकर जो है 3 प्रकार के परपोषी विधियों के बारे में हमने जाना इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें, यानी कि संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह होती है जो कि स्वपोषी पदार्थ जो होते हैं उसके अंतर्गत संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है। जो क्या होते हैं, जो स्वपोषी जो पदार्थ होते हैं उनके अंतर्गत जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्वपोषी पदार्थ कौन है, तो पौधे, जो कि सूर्य से प्रकाश के माध्यम से और जमीन से जल खींचकर और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका रासायनिक समीकरण जान लेते हैं और आगे के वीडियो में इस बारे में, आगे की जो वीडियो आने वाली वीडियो है और आगे के टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसका समीकरण को पहचानते हैं, समीकरण को पढ़ते हैं। तो 6CO2 का क्या मतलब है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 6 ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा O क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, H हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा हाइड्रोजन और O हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो 12 H2O, यानी 12 हमारे क्या है, H2O के अणु हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है पत्तियां, और पत्तियों जो क्लोरोफिल जो उसमें होती है उन क्लोरोफिल के माध्यम से एक नए तत्व का निर्माण होता है, जैसे कि 6 यानी कि C6 कार्बन डाइऑक्साइड 6, हाइड्रोजन 12 यानी हाइड्रोजन 12 और O6 यानी कि ऑक्सीजन 6, ये अणु मिलकर जो है प्लस होते हैं। और उसके बाद जो है 6 हाइड्रोजन स्क्वायर O यानी कि 6H2O प्लस 6O2, ये मिलकर जो है हमें क्या बताते हैं, तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं। जी बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में एक संपूर्ण छोटा सा विवरण। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा होने वाला है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। सर जरूरी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पौधा करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो हरे पौधे, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उनके लिए कोई ना कोई तो एक जरूरी होता होगा कि इस चीज़ों के माध्यम से वो अपना प्रकाश संश्लेषण को संपूर्ण रूप से पूरा कर सके। अगर वीडियो बच्चों फास्ट हो रही है तो आप बताइएगा, तो हम वीडियो को स्लो बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप कमेंट में हमें थम्स अप करके बता सकते हैं कि सर वीडियो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। आंसर है इसका कि पहला नंबर हमारा आंसर है कि क्लोरोफिल इसकी ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हमारा जल और चौथा है सूर्य का प्रकाश। इन 4 तत्वों के माध्यम से जो है हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, इन 4 प्रकार की प्रक्रिया से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टॉपिक कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। जैसा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेते हैं, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं। जीव जंतु ध्यान रखिएगा, पौधे नहीं, जीव जंतु, सभी जीव जंतु जो है ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए आपने कभी अपने घर में भी सुना होगा कि बच्चों
रात को पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, या ऐसे कुछ भी जो भी मिथ हैं, और कुछ बातें तो सत्य भी मानी जाती हैं कि आप इसके नीचे नहीं सोइएगा, नहीं तो आपको जो है दिक्कत होगा, रात को सोने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो वो जो है रात को जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हमें सुने हैं, हम अपने दादा से, दादी से, बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में हमने सुना है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, तो पौधे लेते हैं, और हम जो है क्या लेते हैं, तो यानी मनुष्य जो है या फिर जीव जंतु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, उसीलिए इसमें कहा गया है, आंसर कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, तो पौधे को होती है, यानी पौधे में होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर, यानी कि जो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के भीतर की जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा विसरित होकर विसरण के द्वारा पहुंचती है। यानी कि मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब वायुमंडल से प्राप्त करने की प्रक्रिया में वो कौन सा भाग है जो उनको उसमें मदद करता है, महत्वपूर्ण होता है, तो पत्तियां, जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल होती है। ठीक है बच्चों, तो वो जो है हमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करती है पौधों को। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो बेझिझक आप कहिएगा, आपके जो सर है आपको पूर्णतः रूप से मदद करेंगे। जी बच्चों, और मैं आपको बता दूं, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम पर वीडियो अंत होने के बाद आपको जो है हमारे टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अभी पढ़िए और समझिए, और बाद में आप जो है इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय में एक बार अगर पढ़ लीजिएगा ना खाली, तो बस समझिए कि आपका एग्ज़ाम बस हो गया। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। यानी कि कवक और जो जीवाणु हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव जो कि घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं, इसी कारण से जो है इन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो घुलित कार्बनिक पदार्थ क्या है, अब ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा, सर जी बताइए। हाँ, तो घुलित कार्बनिक पदार्थ वो है यानी कि जो सड़ गल जाते हैं, जो वस्तु, यानी कि जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ है जो कि बहुत समय से सड़ गल गया, कोई मृत यानी कि कोई जानवर मर गया वो सड़ गल गया, उसमें से जो घुलित कार्बनिक जो एक लिक्विड के रूप में जो निकलती है ना, जो रेशे निकलते हैं, जो सड़ जाते हैं, महकते रहते हैं, उससे जो है कवक और जीवाणु जो है होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यह दोनों कवक और जीवाणु अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ये घुलित कार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन अवशोषित करते हैं, इसीलिए जो है ये कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। मनुष्य का जो आहार नाल है वो कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि भागों में बटा होता है। यानी कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो इन सभी भागों में बटा होता है। अब आप बोलिएगा कि सर अमाशय कैसा होता है, पित्ताशय कैसा होता है, पक्वाशय कैसा होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत कैसा होता है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है मनुष्य के आहार नाल का मुख्य भाग जो है बटे होते हैं, और उनके जो आमाशय, पित्ताशय जो होता है ये पाचन क्रियाओं के बारे में भी कार्य करते हैं। आहार नाल का मतलब है कि आहार को क्या कहते हैं शरीर तक एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक विनिमय तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया आहार नाल के अंतर्गत होती है, जिसके अंतर्गत ये सभी जो है
स्थान और एक विशेष जो है प्रक्रिया मौजूद होती है, छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार का इसका फोटो होता है। तो ये रहा हमारा बच्चों फोटो जिसके बारे में हम बात। तो देखिए बच्चों, हमने जैसा कि आपको बताया था, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताने का प्रयास किया था, तो ये हमारा जो है फुल जो है आहार नाल होता है, यानी ये पूरा जो है आहार नाल का सिस्टम जो है मानव बॉडी के इस एरिया में जो है आपको देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका छोटी आंत है इसके अंतर्गत, और इसी के ऊपर ये जो है ये आपको बड़ी आंत की जो है पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बड़ी आंत जिसको हमने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमाशय या बताएगा, यहाँ पर अमाशय है, पीलिहा है, उसके बाद अग्नाशय है, कोलन है, यानी बहुत सारे नाम हैं जिसके बारे में। यकृत है जिसको कि हम हृदय के नाम से जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ना। और यहाँ पर जो है भीत की थैली है, यानी जो पीत की जो थैली होती है वो है यहाँ पर आपको। यहाँ पर छोटी आंत, जैसा कि मैंने आपको बताया ये छोटी आंत है। तो चलिए इसको और भी एक विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो विस्तृत रूप से मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कृपया मेरे एडिटर जो है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें। तो ये तो देख सकते हैं, ये आपको ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये आपको छोटी आंत है, और ये ऊपर से जो जा रही है ये बड़ी आंत है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया। ये देखिए, ये बड़ी आंत का आपका भाग है पूरा, और ये है छोटी आंत का भाग है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो आपकी पूरी संरचना होती है आमाशय की, यानी पेट की पूरी तरह की संरचना होती है, आहार नाल की पूरी तरह की संरचना होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।